नमस्कार। राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए संचालित हिंदी की 500 प्रश्नों की इस बृहद श्रृंखला में मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं। इससे पहले हम लोग लगभग 450 प्रश्नों पे चर्चा कर चुके हैं। 450 प्रश्नों के माध्यम से हम लोग एक दूसरे को जान रहे हैं। आज हम आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्या आप राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए तैयारी कर रहे हैं? तो जुड़िए हमारे 90 दिन के क्रैश कोर्स प्रोग्राम से। इस क्रैश कोर्स का उद्देश्य छात्रों को घर बैठे राजस्व लेखपाल परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करवाना है। वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और टेस्ट सीरीज के माध्यम से लेखपाल के पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ाना और अभ्यास कराना ही हमारा लक्ष्य है, जिसमें आपको मिलेंगे राजस्व लेखपाल के संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करने के लिए अनुभवी शिक्षकों द्वारा वीडियो लेक्चर्स। साथ ही मिलेगा वीडियो लेक्चर्स में पढ़ाए गए टॉपिक्स का टॉपिक वाइज नोट्स पीडीएफ में। वीडियो लेक्चर्स ज्वाइन करने वाले छात्रों को फ्री टेस्ट सीरीज, जिसमें कि 10 ऑनलाइन टेस्ट और उनकी व्याख्यात्मक हल वाली पीडीएफ होगी, दी जाएगी। ध्यान दें, यह टेस्ट सीरीज परीक्षा से 1 से 1.5 माह पूर्व शुरू होगी। 10 मई से ऑनलाइन वीडियो क्लासेस स्टार्ट होंगी तथा शुरुआती दिनों में आपको 2 वीडियो क्लासेस दी जाएंगी, जिसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। वीडियो लेक्चर्स में किसी भी एक विषय के टॉपिक के पूरा होते ही उस टॉपिक की पीडीएफ रिवीजन करने के लिए दी जाएगी। वीडियो लेक्चर्स में आपके प्रश्नों एवं डाउट्स का निराकरण संबंधित शिक्षक द्वारा एक ही वीडियो में अलग से वीडियो बनाकर किया जाएगा। जिन आशंकाओं का निवारण व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है, उनके लिए व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। सभी वीडियो लेक्चर्स पहले से ही रिकॉर्डेड होंगे तथा लाइव क्लास नहीं होगी, जिससे छात्र अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय वीडियो लेक्चर्स को देख सकेंगे। वीडियो लेक्चर्स एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से आपको दिए जाएंगे तथा वीडियो को ऐप में ही डाउनलोड कर कितनी भी बार देखने की सुविधा मिलेगी। करंट अफेयर से संबंधित वीडियो परीक्षा की निर्धारित तिथि से 20 दिन पहले दिए जाएंगे। यदि परीक्षा के पाठ्यक्रम में कोई बदलाव आता है तो हम उस बदलाव के अनुसार कोर्स को भी अपडेट करेंगे। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। तो जुड़िए हमारे राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के 90 दिन के क्रैश कोर्स प्रोग्राम से। अधिक जानकारी के लिए 9506742546 पर लेखपाल लिखकर व्हाट्सएप करें या कॉल करें। प्रश्न संख्या 451 यह कह रहा है कि गंगा तट में कौन सा समास पाया जाता है। सीधी सी बात है, गंगा तट में कौन सा समास पाया जाता है। 4 ऑप्शन हमारे सामने है। इसकी व्याख्या यदि हम देखेंगे तो हमें पता चलता है कि गंगा तट में संबंध तत्पुरुष समास है, क्योंकि यहाँ तट का जो संबंध है वो किससे है? गंगा से है। गंगा तट, गंगा का तट या किनारा संबंध तत्पुरुष। जलमग्न, जल में डूबा हुआ अधिकरण तत्पुरुष। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत करण तत्पुरुष। सर्वप्रिय, सबको प्रिय यानी कर्म तत्पुरुष। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। और देखिए, फिर पुनः एक बार मैं जो बार बार निवेदन करता हूं, इसमें भी निवेदन करूंगा कि आप लोग पहली चीज तो ये कि कापी कलम लेकर के बैठें, क्योंकि अति संभावित प्रश्नों के साथ जब हम लोग व्याख्या की चर्चा करते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको नहीं पता है, आपको सब पता है, आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीजों को नोट डाउन, जो भी नई चीज आपको मिले, जो भी नई चीज आपको लगे, उसको नोट कर लेना चाहिए। ठीक, तो अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि सर्वत्र बाध्यता और विवशता ही दिखाई देती है, वाक्य का भेद बताएं। सर्वत्र बाध्यता और विवशता ही दिखाई देती है। यहां दोनों वाक्यों को हम देखेंगे कि एक योजक शब्द से जुड़ा हुआ है, तो जब योजक शब्द से जुड़ता है तो यह कौन सा वाक्य हो जाता है? संयुक्त वाक्य। अर्थात उत्तर सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे फटाफट, जल्दी जल्दी, बहुत समय नहीं लेंगे आपका। और दूसरा काम आपको यह करना है कि कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न पढ़ने के साथ ही विकल्पों को देख करके अपने उत्तर को देखिए, क्योंकि ये देखिए स्वमूल्यांकन का विषय है। हम लोग ये अभ्यास कर रहे हैं और इस अभ्यास का एक ही माध्यम ये है, एक ही माध्यम की जगह उद्देश्य कहना ज्यादा उचित होगा। समीचीन ये है कि इसका उद्देश्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपनी तैयारी में किस जगह खड़े हैं, यह जानने के बाद आपकी ईमानदार कोशिश कितनी होती है, ये इसके उद्देश्य को सफल बनाने के लिए सबसे कारगर तरीका है। मतलब मेरा उद्देश्य यह है कि आप अपना मूल्यांकन करें, आपको यह पता हो कि आप सब कुछ जानते हुए भी किस जगह पर खड़े हैं, एट ए टाइम आप क्या डिसीजन लेते हैं, यह आपका कमेंट हमें बताता है। ठीक है, तो अब जो है हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। मतलब आपको 2 काम करना है, एक तो कॉपी कलम लेकर के बैठना है, जिससे कि
आप महत्वपूर्ण बिंदुओं को जो आपको लगे कि नोट करना है नोट करेंगे। दूसरा काम यह करना है कि आत्म मूल्यांकन में आप भी मेरे साथ साथ चलेंगे। चलिए, इस प्रश्न को आपने पढ़ लिया तो इसका उत्तर अब हम लोग देख लेते हैं। ठीक, यहां भी एक संयोजक है। अब हम लोग ये देखेंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर ए होगा, सही उत्तर ए। आगे हम लोग बढ़ेंगे, कोई समय आपका ज्यादा नहीं लेगा, बड़े फास्ट हम लोग इसको पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य पूछ रहा है कि आज मैं यही रहूंगा सज्जन लोग भला। ठीक, अब इसका जरा उत्तर हम लोग देख लेते हैं कि इसका उत्तर क्या है। तो इसका उत्तर जो है बी है। नीचे दिए गए वाक्य में सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, यह वाक्य अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? क्योंकि यहां जो लोग का प्रयोग है, लोग शब्द का यह प्रयोग निरर्थक है। सज्जन का अर्थ ही होता है सज्जन, यदि किसी को, तो सतजन यानी कि अच्छे लोग, जन का अर्थ हो गया लोग और सत का अर्थ हो गया अच्छे लोग। तो ये सज्जन अपने आप में ही लोग को परिभाषित कर रहा है। तो यहां लोग का अर्थ जो प्रयोग हुआ है यह प्रयोग निरर्थक है, निराधार है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 455। बड़ा बेहतरीन प्रश्न है। एक वाक्य यहां दिया है, इसका दूसरा वाक्य यहां दिया, मतलब आरंभ यहां से होगा और अंत यहां से होगा। बीच में इन 4 वाक्यांशों को हमें सटीक तरीके से रखना है। पढ़ता हूं मैं। व्यायाम से रोगों की उत्पत्ति अब यहां हमको करना है, और अंत इसका जो होगा, अंतिम पद जो है, कीटाणुओं को नष्ट कर देते हैं, कीटाणुओं को नष्ट कर देते हैं। बीच में क्या होगा? तो करने से रक्त में रहने वाले और वे नए रोग पैदा करने वाले कीटाणु सबल हो जाते हैं। अब इसको जब हम लोग पढ़ेंगे या पद हम लोग संरचना करते हैं, तो व्यायाम से रोगों की उत्पत्ति करने से, व्यायाम से रोगों की उत्पत्ति नहीं हो पाती है क्योंकि, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पहला वाक्य अब इसके साथ हो जाएगा व का, यानी व्यायाम से रोगों की उत्पत्ति नहीं हो पाती है क्योंकि व्यायाम करने से रक्त में रहने वाले, यानी कि यह हो जाएगा रक्त में रहने वाले कीटाणु सबल हो जाते हैं। और तो यहां पर क्या हो जाएगा, ल हो गया। अब कीटाणु सबल हो जाते हैं और वे रोग पैदा करने वाले कीटाणुओं को नष्ट कर देते हैं। यानी कि व्यायाम से रोगों की उत्पत्ति नहीं हो पाती है क्योंकि व्यायाम करने से रक्त में रहने वाले कीटाणु सबल हो जाते हैं और वे रोग पैदा करने वाले, अब अंतिम वाक्यांश हम लोग पढ़ेंगे कि कीटाणुओं को नष्ट कर देते हैं, अर्थात हमारा उत्तर डी सही होगा। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों का चयन कर रिक्त स्थानों को भरें। अब देखिए, यहां पर सोता है और खोता है। यहां पर क्या होगा, जो के साथ सो लगेगा, जो के साथ वह, या जो के साथ वही, या जो के साथ उसे। तो यहां होगा जो सोता है सो खोता है, जो सोता है सो खोता है। तो यहां जो उत्तर हमारा होगा वो उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? उत्साह जो है करुण रस का होगा? नहीं, करुण रस का तो स्थायी भाव शोक होता है। श्रृंगार का होगा तो इसका रति होता है, यह प्रेमालाप की चर्चा करता है। तो कहीं ना कहीं यहां जो उत्साह है वह वीर रस की बात करता है। जैसे वीर रस की एक कविता है, उदाहरण है, सज चतुरंग सैन अंग में उमंग धरी सरजा शिवाजी संग जीवन चलत है भूषण भनत नाद बिहद नगारन के नदी नद मद गैबरन के रलत है। या इसी तरीके से एक और वीररस की कविता हम लोग देखेंगे, अग्नि की भीख। हालांकि वीररस में दिनकर जी द्वारा रचित कोई भी कृति हो काव्य में तो उसको हम लोग वीररस में ही पढ़ते हैं। तो अग्नि की भीख इन्होंने लिखा है कि दाता पुकार मेरी संदीप्त को जिला दे, बुझती हुई शिखा को संजीवनी पिला दे, प्यारे स्वदेश के हित श्रृंगार मांगता हूं चढ़ती जवानियों का, प्यारे स्वदेश के हित अंगार मांगता हूं चढ़ती जवानियों का श्रृंगार मांगता हूं। या फिर इनकी दूसरी रचना को देखा जाए जो वीर रस में भी है और कदाचित उसका प्रयोग हम लोग अक्सर रौद्र रस में करते हैं। जैसे शुरुआत कैसे होती है, उसकी शुरुआत जब हम लोग करते हैं रस की, हालांकि ये व्याख्या आपको थोड़ा सा उत्साह आ गया है अंदर तो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यह है कि 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुबर सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे, उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से,
उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के सर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के सर से। तो जब इस तरीके से हम लोग कविताओं का पाठ करते हैं वीर रस में, तो यहां पर क्या होता है कि एक उत्साह का संचार होता है और ये जो है उत्साह हमारा स्थायी भाव है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? निश्चित रूप से खिचड़ी को हम लोग देशा शब्द में रखते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। रेलगाड़ी शब्द है। अब देखिए रेलगाड़ी को जब हम लोग अलग करते हैं तो रेल अंग्रेजी भाषा का और गाड़ी जो है, यानी कि दो भिन्न भाषाओं के शब्द जहां मिलकर के एक नए शब्द की संरचना करते हैं, वहां पर कौन सा विकल्प हमारा सही होगा? संकर शब्द होगा। ऐसे शब्दों को संकर शब्द हम लोग कहते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे अगला प्रश्न। ब उपसर्ग किसमें है? ब उपसर्ग है बदनाम, बदलू, बदौलत और बदहजमी। तो जैसा कि हम जानते हैं ब उपसर्ग अरबी फारसी में लग करके दौलत में ब लगा है, बदौलत। उत्तर बी हमारा सही है। इसी के साथ साथ उपसर्ग की जब बात आई है तो उपसर्ग की तरह कुछ अव्यय भी प्रयुक्त होते हैं, उसको देख लिया जाए। जैसे अ का प्रयोग निषेधार्थक रूप में होता है, अध का निषेधात्मक रूप से, अध का नीचे के संदर्भ में, अन का निषेध के रूप में, अंतर या अंतः का भीतर के रूप में, और इसी तरीके से स का जो प्रयोग हम लोग करते हैं सहित के संदर्भ में, स का स उपसर्ग का प्रयोग हम लोग करके शब्दों की संरचना करते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे। वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है तो विज्ञान के साथ इक प्रत्यय लगा, क्या हो गया? वैज्ञानिक। इसका मतलब कि हमारा उत्तर बी सही है, इक प्रत्यय लगा है वैज्ञानिक का। हिंदी में कुछ प्रमुख प्रत्यय और उनसे बने प्रमुख शब्दों को देखेंगे। जैसे मत प्रत्यय से श्रीमत हो गया, मति से श्रीमती, बुद्धिमती, ज्ञानमती, मत से जनमत, सलामत, रहमत। ऐसे ही मंद से दौलतमंद, फायदेमंद। आगे हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है। यहाँ सही अर्थ वाला शब्द युग्म की बात नहीं कर रहा, बल्कि यह पूछ रहा है कि सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है, यानी कि 4 में से 3 सही अर्थ वाला है और 1 ठो सही अर्थ नहीं है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि क्या होगा सही अर्थ का। तो यहां पर हम लोग देखेंगे तो उत्तर हमारा डी होगा। ठीक, जलज और जलद की बात कर रहा है तो जलद से तो कमल होता है, लेकिन जब जलद की हम लोग बात करते हैं तो यहां जलद का अर्थ होता है बादल, न कि समुद्र। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। इससे पूर्व में हम लोग कुछ शब्द भंडार अपना संकलित करते चले, जिससे कि हमारा शब्द भंडार समृद्ध हो। जैसे अपचार का अपराध और उपचार का इलाज, अन्याय का, ये समरूप भिन्नार्थक हैं, मतलब लगभग एक रूप है, लेकिन ये जो शब्द युग्म है इनका अर्थ भिन्न भिन्न हो जाता है। अपचार का अपराध, उपचार का इलाज। जैसे कृति का रचना और कृति का निपुण या परिश्रमी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा क्या कहलाती है? वाक्यांश के लिए एक शब्द का जब हम लोग प्रयोग करेंगे तो हमारे पास ये आता है कि अपने जीवन पर लिखी अपनी कथा आत्मकथा कहलाती है। उत्तर डी होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसके पूर्व में कुछ ऐसी चीजों का संकलन हमारे पास हो जो कि हमारे लिए काम करे। वो क्या होगा कि एक वाक्यांशों को हम लोग देख लें जिनके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है। जैसे अपने मन की प्रसन्नता के लिए स्वांतः सुखाय, यानी अपने को सुख देने वाला स्वांतः सुखाय। ऐसे ही अपने युग का बहुत बड़ा व्यक्ति उसको क्या कहेंगे? युग पुरुष कहेंगे। अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति कुलंगर। अपराधों से संबंधित आपराधिक। आगे हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि विद्याभ्यास का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? विद्याधन अभ्यास होगा। और चूंकि यहां पर आ के साथ आ मिल रहा है, आ के साथ अ मिल रहा है, तो अकह सवर्णे दीर्घ संधि का सूत्र है। यहां पर आ के साथ किसका संबंध हो रहा है? किसकी संधि हो रही है? अ की। और ये क्या हो रहा है? ये सवर्ण स्वर है, तो इनसे मिलकर के जो होगा वो आ में परिवर्तित होगा। अतः अक सवर्ण दीर्घ यह संधि विच्छेद विद्याभ्यास किसका रूप है? किसका उदाहरण है? दीर्घ स्वर संधि का। दीर्घ स्वर संधि के अन्य उदाहरण हम लोग देख लें। परीक्षा धन अर्थी परीक्षार्थी, दिशा धन अंतर दिशांतर, पुरा धन अवशेष पुरावशेष। ऐसे ही माया धन अधीन मायाधीन। आगे हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 465 नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं? अच्छा, दानी, न्यायी और कृपालु। गुणवाचक विशेषण के प्रकार के बारे में पहले अब देखिए, यहां पर हम ये कहेंगे कि इसके विकल्पों पर विचार करने से पहले गुणवाचक विशेषण के
भेद के बारे में हम लोग जान ले तो इसके 7 भेद हैं। 7 भेद कौन कौन से? कालवाचक, स्थानवाचक, आकारवाचक, रंगबोधक, दशाबोधक, गुणबोधक और द्रष्टव्य। अब यहां पर पूछा था कि अच्छा ज्ञानी, न्यायी, कृपालु शब्द गुणवाचक विशेषण के किस रूप में आते हैं? तो यहां पर आएगा ये गुणबोधक रूप में आएगा। कालबोधक में नया पुराना ताजा भूत, स्थानबोधक में पंजाबी ऊपरी सतही, और इसी तरीके से आकार बोधक में गोल चौकोर, जिससे आकार का बोध हो आकार बोधक कहेंगे। रंग बोधक जिससे रंग का बोध हो, दशा बोधक जिससे अवस्था का बोध हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कितने प्रश्न करने हैं? एक वाक्य है कि कितने प्रश्न करने हैं। इस वाक्य में विशेषण के भेद है। कौन सा भेद है ये? तो यहां पर निश्चित रूप से आप यह जानना चाहेंगे कि यहां कितने का प्रश्न आया है, तो यहां संख्या से जुड़ा हुआ है, अतः यहां पर जो उत्तर हमारा होगा वो सही उत्तर बी होगा, यानी संख्यावाचक विशेषण। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, 2 प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ती है? अब यहां पर इन विकल्पों पर विस्तार से थोड़ा सा विचार कर लिया जाए। विस्तार से क्या मतलब है? हालांकि उत्तर इसका सी है, उत्तर लेकर के हम लोग आगे बढ़े। उत्तर सी है, तो तुलना की दशा में क्रिया अपने मौलिक अवस्था में ही रहती है, और इसी मौलिक अवस्था से उत्तरावस्था या उत्तमावस्था की बात होती है। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, ये क्रिया के जो 3 स्वरूप हैं, इसके बारे में हम लोग जान लें। तो इसमें विशेषणों का सामान्य प्रयोग होता है, और लेकिन यहां किसी के साथ तुलना नहीं होती मूलावस्था में। उत्तरावस्था में 2 व्यक्तियों के बीच में तुलना होती है, और उत्तमावस्था में बहुत सारे वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच में तुलना होती है, और उसमें से सर्वोत्तम का चुनाव किया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग देख लें, आगे बढ़ेंगे कि यहां पर रिक्त स्थान संकेतवाचक अव्यय नहीं है। यद्यपि, तथापि, ताकि, तब। अब इसमें कौन सा संकेतवाचक अव्यय नहीं है? अब यहां पर एक चीज समझ लीजिए कि यहां पर उत्तर जो है डी है, क्योंकि यह उद्देश्यवाचक अव्यय है, यह संकेतवाचक अव्यय नहीं है। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा अव्यय के बारे में। अव्यय के जो उपभेद हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो कारणवाचक क्योंकि, इसलिए, कि, जो कि, उद्देश्यवाचक कि, जो, ताकि, संकेतवाचक जो, तो, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, स्वरूपवाचक कि, जो, अर्थात, यानी। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं आगे। प्रश्न संख्या 469, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उभयलिंगी है? उभयलिंगी का मतलब कि दोनों में इसका प्रयोग हो सकता है। तो अभिनेत्री स्त्रीलिंग है, विद्वान पुल्लिंग के रूप में आता है, गायक पुल्लिंग के रूप में आता है, लेकिन यह डॉक्टर जो है इसका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में हम लोग प्रयोग करते हैं। अतः इस शब्द को हम लोग उभयलिंगी के रूप में जानेंगे। उभयलिंगी के मूल परिभाषा पर हम लोग बात कर लें। शाब्दिक अर्थों में व्याकरण में क्या कहा गया है कि कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों में, यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में समान रूप से होता है, उसको हम लोग उभयलिंग कहेंगे। इसमें इन शब्दों में लिंग परिवर्तन नहीं होता। आगे हम लोग बढ़ेंगे। रीति का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो यहाँ रीति का जो बहुवचन होगा, विकल्प हम लोग पढ़ रहे हैं, तो रीति का जो बहुवचन होगा वो क्या होगा? रीतियां होगा। अतः उत्तर हमारा बी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, रमा पुस्तक पढ़ेगी को कर्मवाच्य में परिवर्तित करें। रमा पुस्तक पढ़ सकती है, ठीक है, रमा पुस्तक पढ़ती है, रमा पुस्तक नहीं पढ़ेगी। अब यहां पर कर्तृवाच्य से जब कर्मवाच्य की हम लोग बात करेंगे तो कर्म प्रधान होना चाहिए, तो रमा के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाएगी। उत्तर हमारा डी सही होगा। और चूंकि या रमा पुस्तक पढ़ेगी को रमा के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाएगी, ये हमारा उत्तर है। और इसी के साथ वचन संबंधी या शुद्धियों की हम लोग बात करें तो थोड़ा सा इस पर हम लोगों को ध्यान देना होगा कि सबों ने यह राय दी। तो यहाँ क्या सबों सही है? यहाँ सबों नहीं होगा, क्योंकि सब का प्रयोग हम जैसे ही करते हैं तो ये क्या हो जाता है? बहुवचन के रूप में आता है। अब सबको सबों लिखने की जरूरत हमें नहीं है, ये सामान्य शुद्धियां हैं। उसने अनेक प्रकार की विद्या सीखी। जब यहाँ अनेक प्रकार हो गई तो विद्या एक वचन में नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? विद्याएं होगा। इसी तरीके से इस समय 4 बजा है, तो 4 अपने आप में एक शब्द जो है ये एक के रूप में प्रयुक्त नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग 4 बजे हैं, तो यहाँ बजा है की जगह क्या हो जाएगा? यहाँ क्रिया कौन सी हो जाएगी? बजे। आगे हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को पहचानिए। मतलब ऐसे शब्द जो तद्भव से तत्सम हो गए। हत्था हाथ, रत्ता रत, पत्ता पत्र, नच्चा नाच। सही शब्द युग्म को चिन्हित करना है। तो सही शब्द युग्म जो हमारा होगा
वो पत्ता का पत्र होता है पत्ता। तो पत्ता का तत्सम रूप क्या होता है? पत्र होता है। बाकी शेष विकल्प हमारे गलत हैं। तद्भव तत्सम के बारे में थोड़ा सा आप अपने शब्द भंडार को और समृद्ध कर लीजिए। सुमिरन का स्मरण, सुनार का स्वर्णकार, ऐसे शून्य का शून्य, सुन का श्रुणु, सुडौल का सुष्टु, ससुरु का ससुर। आगे हम लोग बढ़ेंगे। एक प्रश्न है कि कोई सज्जन आपको बुला रहा है। इस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। कौन से सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? यानी कि कोई सज्जन आपको बुला रहा है, तो क्या यह निश्चयवाचक है, पुरुषवाचक है, या निश्चयवाचक है, या प्रश्नवाचक है? क्या है? तो यहां हम लोग देखते हैं कि कोई आपको बुला रहा है, यानी बुलाने वाला स्पष्ट नहीं है, वो अपरिचित है या अस्पष्ट है, निश्चय नहीं है। तो यहां पर निश्चित रूप से हम उत्तर जो लिखेंगे वो अनिश्चय सर्वनाम के रूप में उसको हम पहचानेंगे। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शूर की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? शूर की भाववाचक संज्ञा शौर्य होगी, शौर्यता, शूरपन या शूरवीरता। तो निश्चित रूप से यहां जो हमारा उत्तर होगा वो शूर का भाववाचक संज्ञा शौर्य होगा। और एक चीज समझ लें कि अर्थ की दृष्टि से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। इनके उदाहरण लिखे हुए हैं, हम लोग इसको देख सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वीर रस का स्थायी भाव है, तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। उत्तर बी हमारा सही है। जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान की एक प्रसिद्ध काव्य है, इसको जो है वीर गाथा हम लोग कहेंगे। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसी के साथ 25 प्रश्नों की आज की श्रृंखला हम लोगों की समाप्त होती है। फिर हम लोग मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। क्या आप राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए तैयारी कर रहे हैं? तो जुड़िए हमारे 90 दिन के क्रैश कोर्स प्रोग्राम से। इस क्रैश कोर्स का उद्देश्य छात्रों को घर बैठे राजस्व लेखपाल परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करवाना है। वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और टेस्ट सीरीज के माध्यम से लेखपाल के पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ाना और अभ्यास कराना ही हमारा लक्ष्य है, जिसमें आपको मिलेंगे राजस्व लेखपाल के संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करने के लिए अनुभवी शिक्षकों द्वारा वीडियो लेक्चर्स। साथ ही मिलेगा वीडियो लेक्चर्स में पढ़ाए गए टॉपिक्स का टॉपिक वाइज नोट्स पीडीएफ में। वीडियो लेक्चर्स ज्वाइन करने वाले छात्रों को फ्री टेस्ट सीरीज, जिसमें कि 10 ऑनलाइन टेस्ट और उनकी व्याख्यात्मक हल वाली पीडीएफ होगी, दी जाएगी। ध्यान दें, यह टेस्ट सीरीज परीक्षा से 1 से 1.5 माह पूर्व शुरू होगी। 10 मई से ऑनलाइन वीडियो क्लासेस स्टार्ट होंगी तथा शुरुआती दिनों में आपको 2 वीडियो क्लासेस दी जाएंगी, जिसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। वीडियो लेक्चर्स में किसी भी एक विषय के टॉपिक के पूरा होते ही उस टॉपिक की पीडीएफ रिवीजन करने के लिए दी जाएगी। वीडियो लेक्चर्स में आपके प्रश्नों एवं डाउट्स का निराकरण संबंधित शिक्षक द्वारा एक ही वीडियो में अलग से वीडियो बनाकर किया जाएगा। जिन आशंकाओं का निवारण व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है, उनके लिए व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। सभी वीडियो लेक्चर्स पहले से ही रिकॉर्डेड होंगे तथा लाइव क्लास नहीं होगी, जिससे छात्र अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय वीडियो लेक्चर्स को देख सकेंगे। वीडियो लेक्चर्स एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से आपको दिए जाएंगे तथा वीडियो को ऐप में ही डाउनलोड कर कितनी भी बार देखने की सुविधा मिलेगी। करंट अफेयर से संबंधित वीडियो परीक्षा की निर्धारित तिथि से 20 दिन पहले दिए जाएंगे। यदि परीक्षा के पाठ्यक्रम में कोई बदलाव आता है तो हम उस बदलाव के अनुसार कोर्स को भी अपडेट करेंगे। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। तो जुड़िए हमारे राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के 90 दिन के क्रैश कोर्स प्रोग्राम से। अधिक जानकारी के लिए 9506742546 पर लेखपाल लिखकर व्हाट्सएप करें या कॉल करें।